स्टार्ट करेंगे हम लोग एमसीक्यू ऑफ रोटेशन। किसके करेंगे? रोटेशन के एमसीक्यू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले आज सेशन में। ये इसी में भी हम लोग 30 to 35 एमसीक्यूज और कुछ एक्सरेशन रीजनिंग क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप सबको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क अगर नहीं याद रहता है, एग्जाम में सीधा आप निकाल भी सकते हो। बड़ा आसान सा तरीका आपको बता रखा है। क्योंकि टॉर्क होता क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ इक्वल हम लोग क्या लिखते हैं? एफ इंटू आर। ये तो लिखते हैं। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको रट्टा मारने के लिए बोल रखा है, m1 l1 t-2, और आर इसके साथ क्या हो जाएगा? l1। तो पूरा फाइनली क्या बनेगा? m1 l2 t-2। ऑप्शन ए आपका। कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें? कोई दिक्कत है? आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं आर। कोई दिक्कत है? नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो आपको याद होता है, एल इक्वल टू एम इंटू वी इंटू आर। एम क्या होता है? के जी। वी होता है मीटर अपॉन सेकेंड और आर मीटर। तो फाइनली क्या बनेगी? के जी। डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बेटा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? के जी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड। लीनियर मोमेंटम के मोमेंटम को क्या बोलते हैं हम लोग? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि एल इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू वी इंटू आर। एम इंटू वी को पी लिख सकते हैं, ये पी इंटू आर। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज नॉन एज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ए पॉइंट ऑफ द बॉडी ऑफ particle which moves as if the total mass of the body were concentrated there and all the applied force were acting on that point is called। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? इस तरह से बॉडी मूव कर रही है कि उसका मास भी उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग मान सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ मास। क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। क्योंकि पूरी बॉडी का मास कहाँ कंसंट्रेट होता है? बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। क्या बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर होता है हमेशा? बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या बॉडी के अंदर होता है हमेशा? नहीं होता है। और हमें जितने भी अलग अलग पार्ट पे फोर्स लगाते हो, उतना ही फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास पे लगा दें तो वो उतना ही इफेक्टिव होता है कि नहीं होता है? तो अभी हमने पढ़ा है। तो दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं उसको? सेंटर ऑफ मास। तो टॉर्क वही जो रिजल्टेंट टॉर्क के इक्वल होगा। टॉर्क जो होगा ना रिजल्टेंट के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू फोर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन कंस्टिट्यूट। दो फोर्स है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, जो एक लाइन के अलोंग एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या कंस्टिट्यूट करेंगे वो? टू फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, नॉट एक्टिंग अलोंग ए लाइन। एक लाइन के अलोंग एक्ट नहीं कर रहे हैं। एक लाइन के अलोंग एक्ट नहीं कर रहे हैं। दीज फोर्स आर नॉन एज, दीज फोर्स आर नॉन एज कपल फोर्स। टॉर्क जनरेट करने के लिए क्या होता है? कपल होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? कपल। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स को मैंने लिखा था ना, कपल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कपल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ जो होता है वो टॉर्क जनरेट होता है ड्यू टू कपल फोर्स। तो ऐसे अगर एक लाइन है आपकी, ऐसे मान लीजिए
ये एक लाइन है, इस लाइन के अलोंग एक फोर्स आपका ऐसे, लाइन के अलोंग नहीं लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड में है। ये इसको क्या करेंगे, यहाँ से रोटेट करने में हेल्प करेंगे। क्या करेंगे, रोटेट करने में हेल्प करेंगे। रोटेट इसमें ऐसा नहीं होगा, रोटेट ऐसे होगा। तो यहाँ पे जो ये दोनों फोर्स को एक साथ कंबाइन फॉर्म में अपन बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं, कपल। ऑप्शन डी, सी सॉरी, कौन सा होगा, सी। समझ में आ गई। दीज टू फोर्स आर नोन एज द कपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्ज द मोमेंटम आर्म द ग्रेटर विल बी। जितना आर्म लार्ज होगी मोमेंटम की, उतना ही ज्यादा क्या होगा, ज्यादा रोटेशन होगा। क्यों होगा ज्यादा रोटेशन, ज्यादा आर्म आर्म होगी तो हम्म अरे रोटेशन किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क पे। किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क पे। जब आपका जहां एक जगह फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहे हो आप लोग, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अगर ऐसा एक पॉइंट है, यहां से इसको आप रोटेट करना, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो आप लोग, ठीक है। और ये आर्म की लेंथ आपकी ज्यादा जितनी बढ़ेगी, उतना ही टाउ क्या होगा, टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर होता है, एफ इंटू एल बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे एल बढ़ेगा, टाउ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जितनी मोमेंटम आर्म लार्ज होगी, उतना ही आपका टॉर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। टॉर्क क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, कि लार्ज द मोमेंटम आर्म, टॉर्क विल बी ग्रेटर। क्या ग्रेटर होगा, टॉर्क। नेक्स्ट, when the net torque acting on a system is zero, which of the following will be constant? जब नेट टॉर्क जीरो है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ए पे, नेट टॉर्क ऑन एनी सिस्टम और सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, देन नेट एंगुलर मोमेंटम विल बी, नेट एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट इफ डेल्टा एल इक्वल टू जीरो, इफ टाउ इक्वल टू, टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, जीरो। दैट मीन्स एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एल इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो। समझ में आ गई बात अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ए कॉइन ऑफ मास 0.48 kg and radius 1 meter is rolling on horizontal surface without sliding with angular velocity of 600 rotation per minute. What is the total kinetic energy of the coin? Total kinetic energy क्या होगी कॉइन की, बताइए जल्दी बताओ। क्या सोल्व करो, फॉर्मूला लगाओ। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगा, सोल्व करो जल्दी से। हाफ एम वी स्क्वायर तो किस में होता है, लीनियर मोशन में होता है। यहाँ पे रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल में क्या होता है फॉर्मूला, रोटेशनल में फॉर्मूला क्या होता है, हम्म 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई इंटू, होता नहीं होता है। अरे ये अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन है। एक कॉइन है, ठीक है, जिसकी रेडियस 1 मीटर है। यहां से ये रोटेट कर रहा है, इसके अपने, इसके ऊपर रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है ये, ऐसे घूम रहा है अपनी एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है। तो कॉइन जो होता है कैसे होता है, डिस्क होता है। कॉइन किस फॉर्म में होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे विदाउट स्लाइडिंग है, और वेलोसिटी क्या है इसकी, 600 रोटेशन पर मिनट है, 600 रोटेशन पर मिनट। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। ओमेगा कैसे निकालते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। एफ क्या है, 2 पाई 600 रोटेशन पर मिनट है, तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 600/60। तो कितना आएगा यहाँ से, ये 10 इंटू 2 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा मिल गया आपको, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1/2 एम कितना है, 0.48,
आर कितना है 1, ओमेगा कितना है 20 इंटू 20 कितना हो गया 400 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 400 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू नॉर्मली कितनी होती है 10 होती है, कितनी होती है 10। और एक चीज यहाँ पे और भूल गए ना, 1/2 एम आर स्क्वायर अपॉन 2 था ना, यहाँ पे 2 भी होगा साथ में, क्या आएगा 2 भी आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा उनके पास बताओ, ये कितना हो जाएगा 400 है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, 100 आ गया हमारे पास, कितना आ गया 100, तो ये कितना आया 48, हाँ तो 48 पाई स्क्वायर, ये आया, ये होगा, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर कहाँ गलती हो रही है, क्या सी ऑप्शन क्यों होगा, 48 आ रहा है? हाँ तो एनर्जी जूल में ही होती है, वैसे एनर्जी किस में होती है जूल में ही होती है, तो अपने 48 पाई स्क्वायर आ रही है, फिर नहीं ऑप्शन सही है। हाँ हम्म तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। हम्म कितना होगा, चलो सुनो, इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है वो सुन लीजिए, कि एक जो मास है ना अपने पास, वो दे रखा है 0.48 नहीं 4.8 है, तब इस आंसर आएगा 4.8 कैसे लेना। तो 4.8 से क्या फर्क पड़ेगा बता आपको, यहाँ पे ये 480 पाई स्क्वायर आ जाए, कितना हो जाएगा 480 पाई स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी टोटल होती है क्या बताओ मुझे, रोलिंग मोशन में कौन सा मोशन हो रहा है, ये रोलिंग मोशन है कि नहीं है, और रोलिंग मोशन हमने क्या पढ़ा है, तो टोटल एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमने निकाल दी, और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर भी तो होती है, एम वी स्क्वायर भी तो होती है। हाँ पाथ कवर कर, लीनियर वेलोसिटी भी तो है, क्या है लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये भी निकालनी पड़ेगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी बेटा बताओ, 1/2 इंटू 4.8 इंटू वी इक्वल होता है ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा कितना हमारे पास बताए, ओमेगा कितना है, ओमेगा आपका 20 पाई है, तो 20 इंटू 20 400 पाई स्क्वायर, आर तो आपका 1 है ही, तो कितना आएगा यहाँ से 2.4 इंटू 4, तो 24 का कितना था 960 हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये आपके 960 पाई स्क्वायर आ गया, और ये कितना आया 480 पाई स्क्वायर, टोटल मिला कितना हो गया 960 और 480 कितना हुआ 0.414 पाई स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है, रोलिंग मोशन में टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बेटा तुम क्या तैयारी कर रही है बता, हैं थोड़े दिन में हाफ पीरियड दोगे तुम लोग, क्या करेगी तुम बता मुझे। कंसिडर a system of two particles having masses m1 and m2. If the particle of mass m1 is pushed toward the center of the mass of system through a distance d, by what distance would a particle of mass m2 move so to keep the center of mass of the system particle at the original position? किस डिस्टेंस से मूव करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास जो है सेम जगह पर रहे। देखो क्या क्वेश्चन है, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल हैविंग मास m1, एक मास m1 है, दूसरा मास कितना है m2 है। ठीक है, इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश टूवर्ड द सेंटर ऑफ मास थ्रू अ डिस्टेंस d, m1 को आपने क्या कर दिया इधर पुश कर दिया, किससे d डिस्टेंस से, किससे पुश कर दिया, मतलब m1 जो न्यू पोजीशन है आपकी यहाँ पे आ गया m1। ठीक है, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पार्टिकल मास m2 मूव, m2 को किस डिस्टेंस से मूव करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट द कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिनल पोजीशन, सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहना चाहिए, जैसे पहले मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, अब यहीं पे रहना चाहिए। अब यहाँ पे रखने के लिए क्या होगा, ये मास पास में आ गया, ये मास तो क्या आ गया
पास में। अब इसको किससे रखे कि पास में लाने, सेम लेना चाहिए पोजीशन। ये मान लो अपने पास 0,0 पे इसका सेंटर ऑफ मास है, 0,0 पे सेंटर ऑफ मास है। इसकी डिस्टेंस पहले मान लेते हैं कितनी है, x है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, y है। ऐसा मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? ठीक है। अब अगर इसको d डिस्टेंस इधर लेके आए हम लोग, अब ये डिस्टेंस कितनी बची, x माइनस डी, कितनी बची, x माइनस डी। अब भी सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहना चाहिए, सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहना चाहिए। तो आपका m2 कितना पास में आएगा, दूर जाएगा, m2 पास में आएगा, पक्का है, पास में आएगा, सही बोल रहे हैं। कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन पर रखना है, तो कैसे रखेंगे? अब सबसे पहले सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? RCM इक्वल टू क्या होता है, m1 या XCM निकाल लें, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे ये तो 0 का 0 रहना चाहिए। m1 पहले x था प्लस m2 क्या था, y था, अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे पास एक कंडीशन तो क्या बनी, m1x प्लस m2y इक्वल टू कितना हमारे पास, 0 है। ये तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बन गया, बन गया। अब जब मूव कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, न्यू सेंटर ऑफ मास भी RCM हो तो 0, XCM तो 0,0 रहना चाहिए। तो m1 x माइनस डी और प्लस m2 इंटू, मैं मान लेता हूं इसको एक बार डी डैश मान लेते हैं, क्या मान लें, यहां से जो डिस्टेंस बची इसकी पास में आ गया, कितना आ गया, डी डैश, कितना आ गया, डी डैश। अब हमारे पास बताओ डी डैश क्या होगा, यहां से देखें तो अपॉन में m1 प्लस m2, ये किस में जाएगा, 0 में। तो m1 x माइनस डी प्लस m2 डी डैश, ये है m2 डी डैश। तो हमारे पास बताओ यहां से कितना होगा, एच वैल्यू, डी डैश से अगर शिफ्ट हुआ है तो डिस्टेंस कितनी बची, डिस्टेंस डी डैश शिफ्ट नहीं माना हमने, डी डैश डिस्टेंस माना है, डी डैश क्या मानी है, डिस्टेंस। तो शिफ्ट कितने से भाई है, y माइनस डी डैश से हुआ, y माइनस डी डैश। मुझे y माइनस डी डैश की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज दे रखी है। तो देखो यहां से एक चीज देखें, तो m2y इक्वल टू माइनस m1x, x से क्या पुट कर सकते हो आप लोग, x से क्या पुट कर सकते हो, माइनस m2y अपॉन m1। तो यहां से ऐसे पुट कर दे, m1x माइनस m1d प्लस m2 डी डैश, x से क्या पुट कर दूं मैं, m2y, m1 माइनस का m2y अपॉन में कितना आया, m1 माइनस m1d प्लस m2 डी डैश। ये है हमारे पास। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको बताओ अब, इक्वल टू 0 है, m1 से m1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये माइनस का m2y और ये प्लस का m2 डी डैश, यहां से देखो क्या होगा, इसको इधर भेज दें, m2y प्लस ये इधर आएगा माइनस का m2 डी डैश इक्वल टू क्या हमारे पास, माइनस का m1 डी, माइनस का m1 डी, माइनस कॉमन ले लें, यहां से m2 कॉमन ले लें, तो y माइनस डी डैश इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का m1 डी। तो m2 इक्वल टू कितना आएगा, y माइनस डी डैश कितना आएगा, y माइनस डी डैश कितना आएगा, माइनस m1 अपॉन, माइनस तो केवल साइन तो अलग है, हमारे पास निकालना भी हमें y माइनस डी डैश था, क्या निकालना था, कितना आया, कितना आया, m1d अपॉन m2। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, माइनस प्लस तो केवल डायरेक्शन के लिए है, किसके लिए है, डायरेक्शन के लिए। एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, दूसरी डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पक्का सी, कौन सही होगा, सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है, 3 नंबर में बन सकता है सीधा, किसमें बन सकता है, 3 नंबर में भी, ठीक है, तुम्हारे भी बन सकता है, तुम क्या अलग हो। नेक्स्ट, a body of mass m while falling vertically downward under gravity
break into two part, a part of mass m by 3 and body c of mass 2m by 3. A part b of mass m by 3 and body c of mass 2m by 3. The center of mass of the body b and c taken together. क्या होगा? एक बॉडी है मास m की, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउन हो रही है अंडर ग्रेविटी, ठीक है, इनटू टू पार्ट. एक पार्ट है जो m by 3 में हो रहा है, दूसरा पार्ट है 2m by 3 में हो रहा है. द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी ऑफ b एंड c टेकन टुगेदर. b और c को एक साथ लेंगे तो सेंटर ऑफ मास पे क्या फर्क पड़ेगा? डज नॉट शिफ्ट टुवर्ड बॉडी b, शिफ्ट टुवर्ड बॉडी c, डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ ब्रेकिंग. किस हाइट ऑफ ब्रेक होता है उस पर डिपेंड करेगा. अरे एक बड़ा सा बॉडी है मास का m का, ऊपर से नीचे गिराया तूने, क्या क्या ऊपर से नीचे गिराया, नीचे गिराते टाइम बीच रास्ते में आते हुए क्या हो गया? दो पार्ट में टूट गया. एक का मास m by 3, दूसरे का मास 2m by 3. टूटने के बाद सेंटर ऑफ मास जो है उसका क्या हाल होगा? शिफ्ट नहीं होगा, b की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, c की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. हाइट पे डिपेंड करके साइड ब्रेक हो रहा है? नहीं करेगा, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा. चाहे कैसी भी बॉडी हो, अगर आपका पास सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है, ग्रेविटी का फोर्स, नेट फोर्स सेम रहेगा. जब ये बॉडी यहाँ पे है, इसको नीचे आएगी, ब्रेक हो गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, तो इन दोनों की जो पोजीशन सेंटर ऑफ मास रहेगी ना, जो इस पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो सेम है ना, वो सेम की सेम रहेगी. VCM सेम रहेगा, VCM में कोई चेंज नहीं आएगा. VCM में चेंज आने के लिए आपको एफ एक्सटर्नल चेंज करना पड़ता है. फोर्स कांस्टेंट है ना, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी का फोर्स है, वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट. तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम रहने वाली है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इसका मतलब पोजीशन भी क्या रहेगी? सेम. उसी पाथ के अकॉर्डिंग वो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, दूसरा पाथ नहीं आएगा. समझ में आ गई बात? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए. Two identical particles move toward each other with the velocity 2 and v respective. Velocity of the center of masses will be. दो आइडेंटिकल पार्टिकल है जो एक 2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मासेज विल बी. दोनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? दोनों का मास सेम है, दोनों का मास क्या है? सेम है. क्या होगा? देखो सीधी सी बात है, हमने क्या पढ़ा? VCM इक्वल टू, VCM का फॉर्मूला क्या पढ़ा रहे? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है? VCM इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है. तो VCM निकालना, m1 को m ले लें, v1 को क्या ले लें अपन? 2v, ठीक है. एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं ना, अपोजिट एक वेलोसिटी प्लस है, दूसरी क्या होगी? माइनस. तो प्लस m इंटू माइनस का v अपॉन m प्लस m, तो कितना आएगा बताओ? 2mv माइनस m अपॉन 2m, तो कितना आया? mv अपॉन 2m, तो कितना आया? v/2 ऑप्शन में है. समझ में आ गई बात? ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था? अरे सारे क्वेश्चन हार्ड थोड़ी होते हैं रे. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? A system consists of two identical particles. One of the particle has an acceleration a and the other particle at the rest. The center of mass has an acceleration of. ये भी सिंपल होना चाहिए. आपके पास क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? ACM इक्वल टू क्या होता है? m1 a1 प्लस अपॉन, दोनों सेम है तो m1 m लिख दें, और वन ऑफ द पार्टिकल हैज द एक्सीलरेशन a, तो m इंटू a एंड अदर पार्टिकल इज एट रेस्ट. रेस्ट में मतलब उसका एक्सीलरेशन कितना है? 0 अपॉन 2m. तो आंसर कितना है हमारे पास? m/2m कितना आएगा? 1/2 a, ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी, a/2. सी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? पक्का. नेक्स्ट क्वेश्चन. A point on the rim of the wheel diameter 400 centimeter has an velocity of 16 मीटर पर सेकेंड. The angular velocity of wheel is, angular velocity कितनी होगी? ये तो सिंपल है, कितना होगा?
डायमीटर कितना दे रखा है 400 सेंटीमीटर मीन्स 4 मीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर। लीनियर स्पीड कितनी दे रखी है v इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। पूछा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है v अपॉन r। तो v कितना है अपॉन 2 कितना आएगा 8 रेडियन पर सेकेंड। ये तो निकाल सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फ्लाई विल मेक 120 रिवोल्यूशन पर मिनट देन द एंगुलर स्पीड। कैसे करोगे, अभी कराया था मैंने थोड़ी देर पहले कि आपको अगर फ्रीक्वेंसी दे रही, क्या दे रही है फ्रीक्वेंसी। रिवोल्यूशन पर मिनट को क्या बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एफ इक्वल टू कितना है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो अगर 120 इंटू 1/60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड जो होती है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो 2 पाई इंटू 2 कितना आएगा मेरे पास 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने रोटेशन हो रहे पर सेकंड, एक चक्कर कितने में टाइम। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है एक सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है। जब एक चक्कर काटेगा तो डिस्टेंस कितनी करेगा 2 पाई। कितनी करेगा 2 पाई। 2 पाई अपॉन टी अपने पास क्या होता है डब्ल्यू होता है, ओमेगा होता नहीं होता है। तो टी का उल्टा एफ होता ना, तो 2 पाई एफ। एफ का मतलब नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड। ठीक है, समझ में आगे बात अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंजन फ्लाई व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 600 रिवोल्यूशन पर मिनट। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन द पेरिफेरी ऑफ द व्हील इज। कितनी होगी लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा। v इक्वल टू कितना होता है ओमेगा इंटू आर। ओमेगा क्या होगा 2 पाई एफ इंटू आर। तो 2 पाई एफ कितना है 600 अपॉन 60 इंटू आर कितना है 1/2। डायमीटर है ना 1 मीटर, तो 1/2 तो कितना आया ये 10 और ये हो गया 10 इंटू पाई। कौन सा है पर सेकेंड आ रहा अपना, तो ये आ रहा ना डी। कोई दिक्कत है इसमें, इजी क्वेश्चन है ना सारे क्वेश्चन। क्या हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। हाँ, तो लिखने में क्या लिखा फर्क पड़ता है, बोलने में वही चीज बोली जाती है। रिवोल्यूशन को अपन को चेंज करना पड़ता है। रिवोल्यूशन क्या करना पड़ता है चेंज करना। वो फ्रीक्वेंसी होती है एक्चुअली। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सिलेंडर डिस्क इज 50 ग्राम और 50 ग्राम एंड 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन इज। क्या पूछा समझ में आई चीज कि आपको क्या पूछा है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m कितना दे रखा है। m आपके पास है 50 ग्राम मींस कितना हो गया 0.05 kg। ठीक है, और एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। r कितना है 2.5 सेंटीमीटर। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है I इक्वल टू क्या होता है 1/2 mr² होता है। होता है कि नहीं होता है। तो आपको पता है कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन के निकालते हैं वो क्या होता है √I/m। तो I कितना हमारे पास हाफ mr² अपॉन m से m क्या हो गया कैसे, तो k इक्वल टू क्या है 1/√2r। तो r कितना है हमारे पास 2.5 है ना, तो k इक्वल टू 1/√2 की वैल्यू √2 का 1.41 इंटू 2.5 करो कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर है, कौन सा है 1.76। 1.76 समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट, ए hollow cylinder of mass 500 gram and radius 10 centimeter has the moment of inertia about its central axis
इन केजी पर मीटर स्क्वायर इज, एक हॉलो सिलेंडर है, क्या है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, इस टाइप का एक हॉलो सिलेंडर है जिसका मास कितना दे रखा है, अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस, ये इस तरह से क्या है इसकी पूरी सेंट्रल एक्सिस, ये सेंट्रल एक्सिस है। एक्चुअली ये हॉलो सिलेंडर किससे मिलकर बना होता है, रिंग से, किससे मिलकर बना है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर, तो वही सिलेंडर का होगा, वही किसका होगा, अगर डिस्क सॉलिड सिलेंडर होता तो वो किससे बना होता, डिस्क से, और उसका क्या लिखता था हमने, हाफ mr स्क्वायर, और ये रिंग वाला है तो कितना हो जाएगा, m कितना है 0.5, r कितना बेटा, रेडियस कितना है 10, तो 10/100 कर दूं तो I कितना आया 0.5 इंटू 10⁻², 10 की पावर कितना आया चाहिए आंसर, आ रहा है कहीं है, कोई मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग, एक मिनट, सिलेंडर का हॉलो सिलेंडर दिया है ना, मास, इसमें रेडियस 10, इसमें हाफ mr स्क्वायर लेते हैं तो सीधा आता है अपने पास 0.25 इंटू 10⁻², तो 2.5 इंटू 10⁻³ kg इंटू मीटर स्क्वायर, ये तो ठीक है। इसने वो सिलेंडर का सेम ही फॉर्मूला लिया है, इसने लिखने में यहाँ गलती हुई, क्या है ये सॉलिड ही है, क्योंकि आंसर जो निकालना हो किसके अकॉर्डिंग निकाला है, सॉलिड सिलेंडर का अकॉर्डिंग, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, रिंग के तरह काउंट कर, ठीक है, तो चलो कोई नहीं, सॉलिड को ले लो, तो आंसर कौन सा आएगा इसमें, बी। नेक्स्ट क्या है, a solid sphere of mass m and radius r is rotating about in axis passing through the center of making revolution this one, the rotational kinetic energy कितनी होगी, तो I इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोटेशनल ही है केवल, और तो इसमें लीनियर तो है नहीं, हाफ I ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो I की वैल्यू कितनी होती है, I कितना होता है इसका, ये है स्पेयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 mr स्क्वायर होता नहीं होता है, 2/5 mr स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 2/5, m कितना है, मास m ही है, और r को r लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 है ना, तो वो तो अपन कर सको सीधा ले तो 20 पाई, ठीक है, और रेडियस देने लिखना इसमें तो r साथ में लिखना पड़ेगा 20 पाई r, ठीक है, तो कितना हो जाएगा अनुपात बताओ, नहीं 20 पाई/r होगा, कितना होगा यहां बताओ, सॉल्व करो कितना होगा जल्दी बताओ, वैल्यू तो निकालो पहले जल्दी से, ये देखो कैसा हो गया, 5×2 = 10, कितना हो गया यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये हो गया 4, ठीक है, एक आर से आर कैंसिल, कितना आया उनके पास, रोटेट तो हुई हो ना, सेंटर ऑफ पासिंग थ्रू द सेंटर मेकिंग 600 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, क्या, एक मिनट, बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, बोल भी नहीं रहे हो यार इसमें, पता क्या मिस्टेक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो बेटा, इसमें कुछ खास नहीं है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f, f कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 पाई, f क्या होता है 600 रिवोल्यूशन पर मिनट है ना, 600/60, तो कितना आएगा हमारे पास 20 पाई,
20 पाई आ गया, तो कितना आया 1/2, साथ में क्या आएगा 2/5 mr² इंटू 20 का कितना होगा 400 पाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 80, तो कितना बना उनके पास 80 m और पाई स्क्वायर साथ में 80 पाई स्क्वायर mr²। कौन सा ऑप्शन है बताओ, समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं, क्या हुआ ओमेगा स्क्वायर, वो पहले स्क्वायर नहीं कर रहे थे ना हम लोग, कहाँ गलती कर रहे थे स्क्वायर नहीं कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, the moment of inertia of a body initially at rest about a given axis is 1.2 kg per meter square, kg into meter square. In order to produce a rotation of kinetic energy, this one angular acceleration of 25 radian per second must be applied. Kinetic energy of this angular acceleration of 25 radian per second must be applied about an axis for the period of, किस पीरियड के लिए इतना एक्सीलरेशन लगाना पड़ेगा ताकि उसकी एनर्जी कितनी हो जाए 1500 जूल हो जाए। पहले किस में है, इनिशियली किस में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0, आई के ई इनिशियल इक्वल टू कितना है उनके पास 0, इसका मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी कितनी है 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है वो क्या होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो है कितनी 1500 जूल इक्वल टू 1/2 ओमेगा आई कितना दे रखा है 1.2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो सॉल्व करो कितना आएगा यहाँ से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1500 इंटू 2/1.2, तो कितना है यहाँ से बताओ 15,000 इंटू 2/12, तो 6 हो गया, और ये कितना आ गया 6 2 12 और 3 2500 आ गया, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया 2500, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया 50 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, होता है कि नहीं होता है, ओमेगा नॉट कितना इनिशियली 0, अरे v इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, रोटेशनल इक्वेशन नहीं हो जाएगी, ओमेगा कितना हमारे पास 50 इक्वल टू अल्फा कितना 25 इंटू टी, तो t इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 2 सेकेंड, 2 सेकेंड आएगा, कौन सा है, समझ में आ गई बात, सिंपल है, सिंपल था, पर एग्जाम में करोगे तो पता चलेगा सिंपल कितना है। 20 करेंगे, इफ ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल is rolling on horizontal table, the ratio of the rotational kinetic energy to total energy is, solid spherical ball है is rolling on a horizontal table, the ratio of the rotational kinetic energy to total energy, तो कैसे करोगे बताओ, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, रोल कर रही है, तो काइनेटिक कौन सी एनर्जी ऊपर बोला है इसने रोटेशनल, रोटेशनल तो होगी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, टोटल में क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आएगा उनके पास बताओ 1/2 कॉमन लेके काट दिया लो, आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर, ये होगा, तो आई को तो लिख दें अपन, एम आर कितना होता है सिलेंडर के लिए, क्या सॉलिड स्फीयर है ना, रोलिंग हॉरिजॉन्टल टेबल, तो रोल करेगा तो अपने एक्सिस के अलोंग करेगा, इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग करेगा, तो आई कितना होगा उनके पास एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर होगा नहीं होगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम, इसको भी लिख दूं मैं ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, वी इक्वल टू क्या होता है प्लस, इसको भी लिख दे 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सब में से एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, ऊपर क्या बचा 2/5, नीचे क्या बचा 1 प्लस 2/5, आंसर कितना आएगा बताओ 2/5 अपॉन 7/5, 5 से 5 गया तो कैसा आंसर आया 2/7, कौन सा है बी।
तो इस सेशन के लिए इतना ही करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस? ठीक है, 20 क्वेश्चन कराए हैं, इनको वापस से एक दो बार क्या कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसी बेस्ट पे क्वेश्चन आपके एग्जाम बढ़ेंगे, इनसे हार्ड नहीं बढ़ने वाले।